हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। तो आज फिर से हम लोग इम्यून सिस्टम के अगले टॉपिक्स को आगे बढ़ाने के लिए हाजिर हैं। और पिछले क्लास में मैंने आपको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने स्प्लीन के बारे में स्टडी किया, हमने लिम्फ नोड के बारे में स्टडी किया और उसके बाद हमने म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू की चर्चा की थी। आज हम लोग क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी स्किन एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का डिस्कशन करेंगे कि वहां पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जिसके थ्रू जो है बाहर से आने वाले माइक्रोब्स जो स्किन के थ्रू हमारे टिश्यू में एंट्री करना चाहता है उसे कैसे रोका जाता है, और अगर कर लेता है एंट्री तो कैसे उसको किल किया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा बहुत टॉन्सिल्स के बारे में भी रोल प्ले करेंगे और रोल स्टडी करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग लीवर की भी स्टडी करेंगे, जो कि एक साइट प्रोवाइड करता है जहां पे इम्यून सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बॉडी में एंट्री करने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को किल करती है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कैल्स के बारे में, यानी क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ओके, तो आप सबने अगर स्किन का स्टडी किया है, स्किन की हिस्टोलॉजी की स्टडी की है, एनाटॉमी की स्टडी की है, तो आपको मालूम होगा हमारी स्किन जो होती है उसमें दो लेयर होती है। एक ऊपर वाली लेयर जिसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, जिसको बाह्य त्वचा कहते हैं, और एक नीचे वाली जिसे हम त्वचा यानी डर्मिस कहते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे मिलने वाली है। मैंने ये फिगर बना रखा है, आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये आपकी एपिडर्मिस की पार्ट है। एपिडर्मिस में जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, और मैंने वो बनाया है। देखिए ये फ्लैट सेल्स लगी हुई है, एपिडर्मल सेल्स, और इसमें बहुत सारे केराटिनोसाइट सेल्स होती हैं। केराटिनोसाइट सेल्स वह सेल्स होती हैं जो केराटिन प्रोटीन बनाने का कार्य करती हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है कि हमारी स्किन हाईली केराटिनाइज होती है, उसमें केराटिन फाइब्रस प्रोटीन होता है जिसको क्रॉस करके किसी भी पैथोजन का एंट्री करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आपकी केराटिनोसाइट्स है। इसके अलावा इसके अंदर केराटिनोसाइट्स में कुछ स्पेशल सेल्स देखने को मिल रहे होंगे। अब देखिए ये जो है लैंगरहैंस सेल्स है, इसकी चर्चा हम करेंगे। ये टी सेल्स है आपका, इसी तरह से ये दो सेल्स हैं। ये एंटीजेंस बाहर से जो है आपकी स्किन पे अटैच होने जा रहे हैं, जो प्रयास करेंगे कि स्किन के अंदर एंट्री कर जाएं और आपके बॉडी को डैमेज करें। अगर आप एपिडर्मिस के नीचे की ओर चले आए, डर्मल लेयर पे चले आए, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे ये मास्ट सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये आपके टी सेल्स, सीडिएट सेल्स दिख रहा है, और आपके अलावा यहाँ पे मैक्रोफेजेस भी आपको दिख रही हैं। इसके अलावा डेंड्रिटिक सेल्स भी आपको दिख रहे हैं, और खास बात तो ये यहाँ पे आर्ट्रियोल्स भी हैं और वेन्यूल्स की नेटवर्किंग भी है। इसके अलावा यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स भी आपको नजर आ रहा है। ये जो बना रखे हैं ये तो फैट ग्लोब्यूल्स हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्क होता है, कैसे बाहर के आ रहे इस एंटीजन को, इस पैथोजन को हमारे ब्लड वेसल्स में जाने से रोक दिया जाएगा, यहीं पे उसको टेक ओवर किया जाएगा, उसको किल किया जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे हमारे डिफेंस सिस्टम के सिपाही मौजूद हैं। डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, टी सेल्स, ये जबरदस्त किलर सेल्स होते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो क्या कर सकते हैं, इनको टारगेट कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं, उनको आर्टरीज में एंट्री करने से रोक सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, कुछ बातें यहाँ पे स्पेशल है जो मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये देखिए एपिडर्म में मैंने बताया केराटिनोसाइट्स होती हैं, साइटोकाइन सिक्रीशन करती हैं, और ये केराटिनोसाइट्स जब साइटोकाइन सिक्रीशन करती हैं तो उसके कारण आपके उस लोकल एरिया में इन्फ्लेमेशन होता है। अब इन्फ्लेमेशन का क्या अर्थ है, देखिए जब ये सेल्स आपकी साइटोकाइन सिक्रीट करेगी तो वो साइटोकाइंस आपके ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचेगा, और ब्लड में जितने भी डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनको सिग्नल देता है कि वो जल्दी से उस टारगेट एरिया में पहुंचे जहां पे पैथोजन एंट्री कर रहा है। तो आप खुद एज्यूम करिए, यदि ब्लड पाइप में से कुछ डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी अगर यहां पहुंचता है इस एरिया में जहां पे ये टिश्यू पे इंफेक्शन हो चुका है, बैक्टीरिया या पैथोजन आ चुका है, तो वो एरिया में, उस एरिया में बहुत ज्यादा प्लाज्मा एक्युमुलेशन होगा, वहां पे बहुत सारे डब्ल्यूबीसी एक्युमुलेट हो जाएंगे, वहां पे बहुत सारे डेड सेल्स भी होंगे जो बैक्टीरिया के द्वारा किल किए गए होंगे। इन सारी चीजों के गैदरिंग के कारण, एक्युमुलेशन के कारण आप समझ सकते हैं कि वहां का एरिया एक्सपांड कर जाएगा, वो स्वेल अप कर जाएगा, और इसी प्रोसेस को तो हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो देखिए इन्फ्लेमेशन में हमें थोड़ा पेन होता है, हमें इन्फ्लेमेटेड एरिया में हाई टेम्परेचर मिलती है, हमें बुखार भी हो जाता है, और वहां पे रेडनेस अपीयर होता है।
लेकिन इन सब के पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक है कि जो पैथोजन एंट्री किया है उसे किल किया जाए। यदि इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो वो पैथोजन को किल नहीं कर पाएंगे, हम हमारी डब्ल्यूबीसी किल नहीं कर पाएगी। सो ये एक तरफ से रिक्वायरमेंट है, ये जरूरत भी है। अगर वो वहां पे सेना नहीं पहुंचेगी तो उससे आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, पैथोजन से वो नहीं बचा पाएगी। सो इट इज गुड, और इसका खत्म होना भी जरूरी है। जैसे ही एंटीजेंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर से नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, पहले की तरह स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, नॉर्मल स्किन हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी बॉडी जो है प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जो केराटिनोसाइट्स हैं, जो साइटोकाइन सेक्रेशन कर रही है और क्या कर रही है, डब्ल्यूबीसीज को कॉल कर रही है इन्फेक्टेड पार्टिकुलर एरिया में, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह भी कार्य कर सकती है। वो खुद एंटीजन को इंगल्फ करके उसका एमएससी रिसेप्टर सेकेंड पे एंटीजेनिक पेप्टाइड को प्रेजेंट भी कर सकती है, यानी कि वो डायरेक्टली इस कार्य में भाग भी ले सकती है, पार्टिसिपेट भी कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रही है यहाँ पे केराटिनोसाइट। इसके अलावा आपको इसी डर्मल एरिया में एक स्पेशल टाइप का लैंगरहैंस सेल्स भी आपको प्राप्त होंगे। लैंगरहैंस सेल्स क्या होती हैं? जब एंटीजन से वो इंटरेक्ट होती हैं तो आगे चल के वो डेंड्रिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और डेंड्रिटिक सेल क्या करती है, एंटीजन को फेगोसाइटोसिस कर लेती है, उसे किल कर देती है, खा जाती है। यहां तक देखा गया है कि लैंगरहैंस सेल्स जो होती हैं वो माइग्रेट करती है लिम्फ नोड में, इसमें आके और लिम्फ नोड में पहुंच जाती है। लिम्फ नोड में वो क्या बन जाती है, डीसी सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स बन जाती है। और डेंड्रिटिक सेल्स कब बनेगी, जब एंटीजन से वो इंटरेक्ट करेगी। एंटीजन से इंटरेक्ट करने के बाद डेंड्रिटिक सेल बनने के बाद वह उसका एंटीजेनिक पेप्टाइड एमएससी सेकेंड रिसेप्टर पे प्रेजेंट करती है, और जब वो प्रेजेंट करती है तो किसको प्रेजेंट करती है, टी हेल्पर सेल को। अब आप खुद समझ सकते हैं कि टी हेल्पर सेल को अगर इस एक्टिवेट कर दिया गया तो वो टी हेल्पर सेल आपकी हो सकता है CD8 प्लस टी सेल को एक्टिवेट कर दे, या हो सकता है बी सेल को एक्टिवेट कर दे। अगर इन दोनों को करता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी में हमने ये पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कि CD8 टी सेल जो है साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स होती हैं, वो डायरेक्टली पैथोजन को किल करती हैं, और यदि बी सेल एक्टिवेट हो गई तो एंटीबॉडीज बना के रिलीज करेगी और पैथोजन को किल करने की कोशिश करेगी। तो इस केस में दोनों सिचुएशन बन सकते हैं। ये आपकी डीसी सेल आपके टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर सकती है। तो लैंगरहैंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके डर्मल लेयर में मौजूद होकर। इसके अलावा आपके कुछ स्पेशल सेल्स वहां पे है, जैसे ये देखिए मैंने लिखा रखा है टी सेल। तो टी सेल क्या है, इंट्रा एपिडर्मल। इंट्रा एपिडर्मल मतलब एपिडर्म्स के अंदर वाला। इंट्रा एपिडर्मल लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या करती हैं, बाहर से आने वाले एंटीजन को ट्रैप कर लेती हैं, ओके, और उसको स्किन से क्रॉस करके आर्टरीज तक या इंटरनल एनवायरनमेंट में जाने से रोकने का कार्य करती है। तो ये आपकी जो टी सेल है इसे हम इंट्रा एपिडर्मल लिम्फोसाइट सेल कहते हैं। ओके, ये तो बात थी एपिडर्म की। अब आते हैं डर्मिस लेयर में। डर्मिस लेयर में तो बहुत सारे हमारी सेनाएं मौजूद है। तो डर्मल लेयर में आपके CD4 टी सेल स्पेशल, CD8 प्लस टी सेल, मैक्रोफेजेस, ये सब मौजूद है। डेंड्रिटिक सेल्स मौजूद है जो क्या करती हैं, एंटीजेंस को पूरी ईमानदारी के साथ किल करती है, उसे डिस्ट्रॉय करती है और आपकी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो आपको मैंने जो बताया कि किस तरह से आपका पैथोजन जो बाहर स्किन से आपके बॉडी के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वो इतना आसान नहीं होगा। उसको बहुत सारे चैलेंजेस को जीतना होगा। उसे इन सारे WBCs के साथ भिड़ंत करनी होगी, लड़ना होगा। अगर बच गया तब जाके वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा और हमें इन्फेक्ट करेगा और हम संक्रमित हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा उसका एंट्री करना, क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम मौजूद है, उसे स्किन के थ्रू अंदर आने से रोक देगी। ये थी आपके क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू की बात। अब जरा सा बात करते हैं टॉन्सिल्स की। टॉन्सिल्स जो होती हैं ये हमारे मुख में होती है फेरिंग्स के पास में। जैसे बकल कैविटी के पीछे वाला पार्ट जो होता है वो फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स में छोटे छोटे गुटके के रूप में होता है ये, और ये 4 जोड़ी होती है। पहला जो है आपकी एडिनॉइड्स होती है, जो नेजोफेरिंग्स, नेजल चेंबर और फेरिंग्स, यानी कि नेजल चेंबर के ठीक अपोजिट में जो फेरिंग्स होता है वहां पे ये मौजूद होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे बना दूं एक छोटा सा फिगर और इस तरह से बना दें तो आप समझ सकते हैं ऐसे ये इसको ऐसे कर दिया जाए और इसको ऐसे ले लीजिए। नहीं, इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से बनाते हैं। रुकिए, ये हो गया आपका हेड रीजन,
यहां से ये नोज, ये ऐसे हो जाएगा, ये सही रहेगा। ओके, तो ये आपका नेजल चैम्बर हो गया। और यहां से हमारा ईशोफेगस। ओके, तो ये जो है हमारा क्या पार्ट है, फेरिंग्स। ये फेरिंग्स पार्ट है। ये नोज के थ्रू जो एरिया आता है फेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स दो चैम्बर में बढ़ सकता है, ये क्योंकि कॉमन चैम्बर है जहां पे आपकी नेजल चैम्बर भी खुलती है, जहां पे आपकी ओरल चैम्बर भी खुलती है, बकल कैविटी, इसलिए इसको कॉमन चैम्बर कहते हैं, फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स का वह हिस्सा जो नाक के ठीक सामने है उसको नेजोफेरिंग्स कहेंगे, और जो माउथ के सामने उसको ओरोफेरिंग्स यानी बकोफेरिंग्स कहते हैं। तो आपकी जो ये एडिनॉइड्स हैं वो कहां मिलेंगे आपको, नेजोफेरिंग्स वाले पार्ट में, यानी कि इस एरिया में। इसके अलावा एक जोड़ी पैलेटाइन में आपके कहा, ओरोफेरिंग्स में, तारू जिसे आप कहते हैं, वहां पे ये मिल जाएगा ओरोफेरिंग्स। इसके बाद ट्यूबल नोज टॉन्सिल्स, ये कहां होती है, ये आपके नेजोफेरिंग्स की दीवार पे होती है जहां पे एंट्रेंस गेट होता है। एंड देन फाइनली लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये जीभ के पीछे, हमारा जो लिंगुअल जीभ है, टंग, उसके ठीक पीछे, यहां पे आपको टच करने से फील हो जाता है, ये आपकी लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं। अब सवाल है कि मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो पैथोजेंस उस एयर के साथ आपके बॉडी में प्रवेश करता है। अब जब कोई चीज पीते हैं या खाते हैं तो पैथोजन उसमें प्रवेश करता है, और वो पैथोजेंस यहां अल्टीमेटली पहुंचते हैं। और ये जो टॉन्सिल्स हैं एक इंपॉर्टेंट साइट है आपके बॉडी का जहां पे डब्ल्यूबीसीज है, और वो डब्ल्यूबीसीज इन पैथोजन से फाइट करके आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी इंफेक्शन हो जाता है आपको मालूम होगा यहां पे ये स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होने लगता है। क्यों, क्योंकि टॉन्सिल वाला एरिया जो वहां डब्ल्यूबीसी है, और जब पैथोजन वहां पहुंचे तो फाइटिंग शुरू हो गई। और मैंने अभी जस्ट बताया था इन्फ्लेमेशन, वहां पे जाहिर सी बात है जब चीजें एक्युमुलेट हो रही हैं तो वहां पे एरिया जो है एक्सपांड करेगा, स्वेलअप करेगा, और इसी कारण आपको पेन फील होता है। जैसे ही वहां पे एंटीजन को किल कर दिया जाता है, फिर से आपका ये टॉन्सिल जो है अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो जाता है जिसके कारण आपको टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, डिजीज, और उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, सीवियर कंडीशन में उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं टॉन्सिल्स को। ओके, अब मैंने यहां पे जैसा बताया वही लिखा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि शुरुआत में आपका जो कीटाणु प्रवेश कर रहा है वहीं पे उसको रोकने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, एम सेल्स, आपको याद होगा मार्च में मैंने बताया था म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में एक स्पेशल टाइप का एम सेल है। तो आपका जो नाक है, आपका जो माउथ है, इसकी दीवार कैसी है, म्यूकस मेम्ब्रेन वाली, यानी यहां पे कौन सा मैकेनिज्म चलेगा, मार्च वाला, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और उसमें आपने पढ़ा था एम सेल एक ट्रांसपोर्टर सेल है जो कि इपिथीलियम मॉडिफाइड इपिथीलियम ही है, और एंटीजन को भीतर की ओर ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है, उन्हें हैंड ओवर कर देती है डब्ल्यूबीसी को, ताकि डब्ल्यूबीसी उन एंटीजन को किल कर सके। ओके, वही बात लिखा है, एम सेल कलेक्ट करती है एंटीजन को और उसे प्रेजेंट करती है किसको, टी और बी सेल को। तो ये कहानी थी आपके टॉन्सिल्स की। अब छोटा सा एक दो लाइन और पढ़ ले लिवर के बारे में। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप जो भी खाना पीना खाएंगे वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और फाइनली इंटेस्टाइन से कहां पहुंचेगा, ब्लड में। ओके, अब आप समझ सकते हैं ना कि जब चीजें ब्लड में पहुंच रही हैं तो वो ब्लड आपके लीवर तक भी पहुंचता होगा, और जब लीवर में पहुंचेगा तो लीवर को इन्फेक्ट करेगा साहब, यानी लीवर में भी डिफेंस सिस्टम मौजूद किया गया है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बनाया गया है, वहां पे भी कुछ स्पेशल डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं जो ब्लड में आ रहे एंटीजेंस को वही लीवर में ट्रैप करके उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करते हैं, और प्योर ब्लड को फिर लीवर से आगे प्रोसीड कराते हैं। तो कौन से सेल्स हैं, मैक्रोफेज, स्पेशल सेल जिसका नाम है कुफेर सेल्स। इसके अलावा वहां पे नेचुरल किलर सेल्स और किलर टी सेल्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, जो बेहतरीन ढंग से आपके एंटीजेंस को किल करता है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा एक और चीज देखी गई है कि लीवर सेल में दो स्पेशल टाइप की सेल है, स्टिलेट सेल और पेरेन्काइमल सेल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स है। ये क्या कर रही है, लीवर में आ रहे ब्लड में एंटीजन को ट्रैप करती है, उसको डाइजेस्ट करती है और उसका पेप्टाइड प्रेजेंट कर देती है। यानी पेप्टाइड प्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह बिहेव कर रहा है, और जब एंटीजन पेप्टाइड प्रेजेंट कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि टी सेल और बी सेल को बहुत मदद मिलने वाली है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो इस तरह से आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो भी हमने डिटेल स्टडी किया, और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स,
एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी में एंट्री करने से रोकने के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि हम लोग कंटिन्यू किए थे पिछले क्लास से। आज ये ओवर होता है। अगली क्लास में मैं आपको इम्यून सेल्स के बारे में बताऊंगा। इम्यून सेल्स मतलब यही मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, टी सेल, बी सेल, ये जो डिफरेंट टाइप के हमारे सिपाही हैं, इनकी पार्टिकुलर स्टडी करेंगे। एक एक सेल के कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, वो कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एंटीजन से, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक की स्टडी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के क्लास में आपने ज्वाइन किया, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।